आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर गाइस, आप सब बखैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है इंसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और इंसान 3 मराहिल से गुज़रता है। नंबर 1 गुड लर्निंग, नंबर 2 प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज, नंबर 3 गुड सैलरी। यानी इंसान किसी भी शोबे में दाखिल होने के लिए किसी भी काम को अच्छे से सीखता है और अच्छे से सीखने के बाद अपनी खिदमात को पेश करता है, जिससे उसकी लाइफस्टाइल में निखार पैदा होता है। तो आज आपके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बड़ी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी के साथ आपको मिलवाते हैं और उनकी कीमती आरा से आपको मुस्तफ़ीद करवाया जाएगा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बड़ी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात करवाते हैं, उनकी कीमती आरा भी लेते हैं, जिससे हम सबको और आने वाली नस्लों को और हमारे नौजवान नस्लों को बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, देखते हैं वो कौन है। मिलते हैं सर मोहम्मद ज़ुबैर शरीफ साहब से, जो कि MLT होल्डर हैं, और आए इनसे पूछते हैं सर क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर MLT को मेडिकल फील्ड में आप किस अंदाज से देखते हैं? सर MLT जो है मेडिकल फील्ड के अंदर एक बैकबोन की हैसियत रखती है। जो भी पेशेंट्स जिस तरीके से उन पेशेंट्स को डायग्नोस करना, उनकी डिज़ीज़ को डायग्नोस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके। तो जब तक उस बीमारी के बारे में, उस डिज़ीज़ के बारे में ही मालूम नहीं है कि ये डिज़ीज़ है क्या और इस डिज़ीज़ के पीछे कॉजेज़ क्या हैं, तो तब तक जो है पेशेंट को ट्रीट करना आसान नहीं होता। इसलिए जो MLT की फ़ील्ड है ये एक डायग्नोस्टिकली फ़ील्ड है, जो ट्रीटमेंट को आसान करने के लिए रखी गई है। अब यहाँ पर ये जो आसानी है, ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी पेशेंट के लिए भी है और ये फैसिलिटी जो है हेल्थ केयर वर्कर को डायग्नोस करने के लिए जब MLT लैब्स टेस्ट जो हैं, MLT लैब्स रिपोर्ट्स जो हैं, वो जब सामने आती हैं तो वो डायग्नोस अच्छे से कर लेता है। और दूसरी तरफ जो पेशेंट होता है, वो उस पेशेंट को ज़्यादा हर्डल्स का सामना नहीं करना पड़ता, उसे बहुत ही शॉर्ट ट्रीटमेंट के ज़रिए से सेहतयाब किया जा सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि MLT एक मेडिकल फील्ड के अंदर एक बैकबोन की हैसियत रखती है। बहुत अच्छे जी, क्या बात की आप लोगों ने अहमियत को देखा, MLT है क्या। सर MLT का रूट मैप क्या है, मतलब उसको किस अंदाज से हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं? मतलब एक मैट्रिक के बाद जो स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, तो वो MLT करना चाहता है, तो उसके लिए रूट मैप क्या होगा, इसके बारे में कुछ बताइए सर। सर MLT जो मैट्रिक पास स्टूडेंट है वो भी FSC इन MLT कर सकता है। और ये हमारे बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर FSC इन MLT करवाई जा रही है। FSC इन MLT जो है ये डिग्री अपने अंदर एक प्रोफेशनल डिग्री भी रखती है, यानी कि इस डिग्री को नाम दिया जाता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का। अब ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो स्टूडेंट्स होते हैं FSC के बाद आगे ग्रेजुएशन BS ऑनर्स जो है वो MLT में कर सकते हैं। जो BS ऑनर्स इन MLT होता है, वो डिग्री जो है वो मेडिकल लैब या मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स MBBS नहीं कर पाते, जो मेडिकल फील्ड की तरफ अपना इंटरेस्ट भी रखते हैं, तो उनके लिए ये एक फ़ील्ड बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। क्योंकि इस फील्ड के अंदर भी जहाँ पर एक पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, उसी के पैरेलल उस पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए अपनी सर्विसेज दी जाती हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम दी जा रही होती हैं। तो इस वजह से मैट्रिक के बाद भी जो स्टूडेंट है वो FSC इन MLT कर रहा है, हमारे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं वो करवा रहे हैं। और FSC इन MLT करने के बाद जो है वो BS ऑनर्स इन MLT वो भी हमारे बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो करवा रहे हैं। जी बहुत अच्छे सर। सर इसमें जो FSC के जो बच्चे हैं जो MLT करेंगे, मतलब FSC बेस में, तो उसके लिए जो कोर्स डिफ़ाइन है वो क्या केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायो के साथ ही वो करेंगे, या उनके लिए कोई स्पेशल कोई
सब्जेक्ट्स होते हैं? जी सर, आपके इसी सवाल से मुझे एक और बात ज़हन में आ गई कि जो आपने बायोफिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात की, तो पिछले सवाल के साथ ही मैं आपको इस सवाल को भी साथ मिलाता हूँ कि जो स्टूडेंट्स एफएससी प्री मेडिकल करते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स बायोफिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट्स एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद बीएस ऑनर्स जो है वो एमएलटी में भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा लेकिन जो एफएससी एमएलटी का जो कोर्स है वो एफएससी प्री मेडिकल वाला कोर्स नहीं है, चूँकि एमएलटी दैट स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ फॉर द मेडिकल टर्म, तो इस वजह से जो मेडिकल टर्म्स की या मेडिकल्स की जो बुक्स हैं वो एमएलटी एफएससी के अंदर भी पढ़ी जाती हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि वहाँ पर कुछ बेसिक्स पढ़ी जा रही होती हैं। बीएस ऑनर्स लेवल्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा हम उसको और ज़्यादा वास्ट कर लेते हैं, ब्रॉड कर लेते हैं, लेकिन एफएससी एमएलटी के अंदर भी जो मेडिकल कंसर्न्स बुक्स होती हैं वही पढ़ी जाती हैं। सर एमएलटी करने के दौरान जो स्टूडेंट्स अक्सर जॉब करते हैं लैब में जाकर, तो आप क्या समझते हैं उनके लिए ये बेनिफिट साबित होती है या वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट किए हुए होता है जब वो अपनी डिग्री के लिए जो है वो एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, यानी स्टडी भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो एक्सपीरियंस भी गेन कर लें और किसी लैब के अंदर जॉब कर लें। लेकिन जो मेरा नुक्ता नज़र है वो मैं बता देता हूँ। जब आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो आपको मुकम्मल तौर पर फोकस जो है वो अपनी स्टडी पर करना पड़ता है। अगर आप मुकम्मल तौर पर स्टडी पर फोकस नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को स्किप कर देंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसलिए ड्यूरिंग स्टडी जो है वो आप अपनी स्टडी पर फोकस करें। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें स्टडी के दौरान। जब वो अच्छे से स्टडी कर लें तो फिर उसके बाद जो है अपनी जो सर्विसेज हैं वो एज एक्सपीरियंस वो काउंट कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आंसर दिया सर ने कि एज ए स्टूडेंट जो है बेहतर है कि अपनी स्टडी के ऊपर फोकस किया जाए, ताकि पहले उसको अपनी स्टडी को कंप्लीट किया जाए फिर जॉब की जाए। जी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमएलटी जो कंप्लीट कर चुके होते हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं लैब के लिए, जॉब के लिए जब जाते हैं, तो उनको ये कह दिया जाता है कि सर एक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना नहीं किया? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्यूरिंग स्टडी, चूँकि एमएलटी एक प्रोफेशनल फील्ड है, आप जिस इंस्टीट्यूट से भी ये डिग्री कर रहे होते हैं तो वो इंस्टीट्यूट जो है आपको प्रैक्टिकली किसी ना किसी लैब में रोटेशंस के लिए ज़रूर भेजते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके साथ जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो साथ कनेक्टेड हैं, और इसी तरह प्राइवेट्स भी जो हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ हॉस्पिटल्स कनेक्टेड हैं। जब भी ये इंस्टीट्यूट्स ये डिग्री करवा रहे होते हैं तो उस वक्त जो है ड्यूरिंग स्टडी ही रोटेशंस में एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को लैब्स में भेजा जाता है। उन लैब्स में बच्चा एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। स्टूडेंट जो है उस लैब में अपने तमाम के तमाम टेस्ट परफॉर्म करके जो है वो उस एक्सपीरियंस को गेन कर सकता है, और मेरे ख़्याल से जब ड्यूरिंग स्टडी वो अपनी इस पूरी मुकम्मल फील्ड पर फोकस कर रहा होता है जो एक इंस्टीट्यूट करवा रहा हो, चाहे वो थ्योरेटिकली वर्क हो या चाहे वो प्रैक्टिकली वर्क हो, तो अगर तो स्टूडेंट मुकम्मल फोकस करके उसको गेन कर रहा होता है, उस नॉलेज को गेन कर रहा होता है, तो आफ्टर डिग्री जो है जब भी वो एज अ जॉब लेने के लिए किसी भी इदारे में जाता है तो उसे एक्सपीरियंस के हवाले से किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने उन तमाम एक्सपीरियंसेस को ड्यूरिंग स्टडी ही गेन कर लिया होता है। सही, बहुत अच्छे। और सर, आप हमारे प्यारे पाकिस्तान में ये एमएलटी को कहाँ देख रहे हैं, और डायग्नोस्टिकली लैब की फील्ड में इसमें एडवांसमेंट में क्या देख रहे हैं? सर, आपका जो क्वेश्चन है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं कि पाकिस्तान में एमएलटी पास्ट में क्या था और अब क्या है, तो ये एक बहुत वाज़िया है कि अगर हम पास्ट की बात करें तो पिछले कुछ डिकेड्स में एमएलटी फील्ड के अंदर और डायग्नोस्टिकली लैब्स की फील्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजेस आई हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी एडवांसमेंट्स जो हैं वो शामिल हाल रही हैं। तो अगर हम
और इससे कुछ पीछे डिकेड्स में चले जाएं, 50 60 70s में अगर हम लोग चले जाएं तो वहाँ पर हमें कोई ऐसी डायग्नोस्टिकली लैब्स के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया और ज़रूरत महसूस होती गई कि ट्रीटमेंट करने से पहले ये देखा जाए कि बीमारी की वजह क्या है। तो उस बीमारी की वजह जानने के लिए फिर ये डायग्नोस्टिकली फ़ील्ड बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ होना शुरू हुई। तो पाकिस्तान में अगर हम पास्ट की बात करें और अब की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चेंजेस आई हैं डायग्नोस्टिकली लिहाज से, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और बहुत सारी लैब्स जो हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट लिहाज से वो बिल्डअप होना शुरू हुई हैं और पेशेंट को पहले डायग्नोस किया जाता है उसकी डिज़ीज़ को और फिर उसका ट्रीटमेंट। अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन था इसके जो एडवांसमेंट्स के हवाले से जो बात करें तो MLT को एज अ फील्ड एडवांसमेंट्स में देखें तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि चूँकि अब आजकल जो एडवांसमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा जीनोमिक के अंदर यानी कि जेनेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मूव कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपने कि पाकिस्तान में MLT को किस लेवल पे हम लोगों को लेके जाना है और ये सारा किस बेस पर है, ये हमारी यंग जनरेशन उन पर है। तो सर कोई हमारे नाजरीन को कोई अच्छा सा मैसेज दे। सर मैं आजकल के जिस कदर सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है तो मैं ये कुछ लेसन्स देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें लेकिन जो हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जो हमारे लिए लर्निंग और नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें। हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अगर हमें कहीं से नॉलेज मिल रहा है कहीं, क्योंकि कहीं ऐसे हमारे नॉलेजेबल ग्रुप्स हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव ग्रुप्स हैं, उनको इस्तेमाल करें। अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में लेकर चलें और दूसरी बात ये कि सुस्ती और काहली जो है वो एक इंसान को मुर्दा कर देती है, जिस तरह एक ठहरा हुआ पानी जो है वो बदबू छोड़ जाता है। तो इसलिए हमें डेली बेसिस पे हर नई सुबह जो है वो हमें एक नए थ्रिल के साथ काम करना चाहिए। मैं सिर्फ एक इलामा इकबाल के एक शेर के साथ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगा। इलामा इकबाल साहब फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर। इकबाल कहते हैं कि अगर आपको एक मंजिल मिल गई है तो आप अगली मंजिल की तलाश करें। अगर आपको एक सक्सेसफुल पॉइंट मिला है तो आप नेक्स्ट सक्सेसफुल पॉइंट को अचीव करने के लिए एफ़र्ट्स करते रहें, तो ही इंसान जो है वो आगे इतनी सोच के साथ, इसी फ़िक्र के साथ जो है वो इंसान आगे बढ़ सकता है। और हमने अपने पाकिस्तान की लैब्स को डायग्नोस्टिकली लिहाज से हमने बहुत अच्छे करना है और इन एफ़र्ट्स के अंदर हमारी यंग जनरेशन्स, हमारे स्टूडेंट्स की एफ़र्ट्स ही शामिल हाल होंगी तो पाकिस्तान को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस हेल्थ के पीछे हमारी बहुत सारी रिसर्चेस और डायग्नोस्टिक्स मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे स्टूडेंट्स को गाइड करने का। स्टूडेंट्स भी हैं, जो पेरेंट्स भी हैं, बेसिकली अपने बच्चों को क्या करवाएं, तो जो एज़ ए MLT अगर आप देखें तो इस वीडियो को लाजमी देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इकबाल भी फरमाते हैं ना, ज़मीर मगरिब है ताजराना, ज़मीर मशरिक़ है राहिबाना, वहाँ दिगर गूँ है लहज़ा लहज़ा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।